तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों मैं आपको बता रहा था द गैसियस स्टेट, जिसका 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। जी हाँ साथियों, आज का हमारा क्या टॉपिक है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि वी नो एज पर काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो साथियों काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है? कहता है वी नो एज पर काइनेटिक गैस इक्वेशन। हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन से जानते हैं क्या कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है कि PV = 1/3 mn/u²। हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है? PV = 1/3 mn/u² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब क्या कहता है? सपोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज अंडर कॉन्सिडरेशन। क्या कहता है? सपोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज अंडर कॉन्सिडरेशन। गैस के किसी एक मॉलिक्यूल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड विल देन बी Na। तो क्या कहता है आगे? कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग ले लेते हैं Na। हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? Na। और Na को हम लोग क्या कह सकते हैं? द एवोगैड्रोस नंबर। याद रखिएगा कि Na को हम लोग क्या कहेंगे? द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस एवोगैड्रोस यानी कि हम लोग N को द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसमें इन्वॉल्व है, हम लोगों ने इसको Na ले लिया। ठीक है, यानी कि N को चेंज कर दिया Na में और Na को द एवोगैड्रोस नंबर कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस Na के हिसाब से जो हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो देन भी रिटेन एज, यानी कि जो हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो द काइनेटिक गैस इक्वेशन देन भी रिटेन एज। अब हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? तो PV के जगह पर हम लोग PV ही रखेंगे इक्वल टू 1/3 की जगह 1/3, M के जगह पर M ही रहेगा और N के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? Na लिख देंगे, क्योंकि N के जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर चेंज कर दिया Na और U² तो वही रहेगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई N2 को डिवाइड कर रहे हैं। बाकी बात सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पे क्या है? 1/3 है। अब 2 से मल्टीप्लाई N2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 × 1/2। तो यही बात को हम लोगों ने यहाँ किया है कि लिख दिया 2/3 × 1/2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई N2 से डिवाइड। ठीक है, बाकी बात सेम वही चीज़। ठीक है, अब क्या होता है कि PV = 2/3 इतना का इक्वल होता है Ke। इतना का इक्वल होता है क्या? Ke। देखिए यहाँ पर चूंकि Ke = 1/2 mn/u²। अब ऐसा कैसे होता है ये हम लोग आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग पहले से ही जानते हैं कि Ke = होता है 1/2 mv²। ठीक है, हम लोग ये बात बहुत पहले से ही जानते हैं क्या कि Ke = होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो चूंकि इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमने वेलोसिटी को जो है 1/2 m वेलोसिटी को, यानी कि यहाँ पे RMS वेलोसिटी लेके चल रहे हैं और उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? U से। ठीक है, तो यहाँ पर V के जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं? U²। ठीक है, अब ये जो चीज़ है Ke = 1/2 mv² हम लोग चेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हमने वेलोसिटी यानी कि RMS वेलोसिटी ले रखा है और उसको U से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हमारा हो गया वो काइनेटिक एनर्जी हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? N मॉलिक्यूल के लिए जब काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 mn
हो जाएगा और यू स्क्वायर। अब चूंकि n के जगह पर हम लोगों को क्या लेना है, एन ए यानी कि एवोगाड्रो नंबर, तो क्या हो गया के ई इक्वल टू 1/2 mNA यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या कहा, के ई इक्वल टू 1/2 mN यू स्क्वायर ये होता है। तो इसी के हिसाब से 2/3 का तो हमने रहने दिया और इतना के जगह पर लिख दिया है के ई। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि वेयर के ई इज़ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के ई को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, किसी गैस के एक मॉलिक्यूल के लिए, and is the average kinetic energy of all the molecules which simply written as E। और सभी मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग E कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, E। अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं एवरेज काइनेटिक इक्वेशन के E। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के E, ठीक है, इक्वल टू 1/2 mNA यू स्क्वायर। के इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, जाके चूँकि यहाँ पर भी हमने लिखा है और यहाँ पे हमने आपको समझाया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई। क्या लिख सकते हैं, ई। क्या, कैसे, क्योंकि हम लोग इसको कह रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गया, क्योंकि के ई इक्वल टू इतना होता है और इतना इक्वल टू हम लोग ई लिख सकते हैं। अब बात में समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमारा जो इक्वेशन 1 है, जो कि हमने इक्वेशन 1 इसको ले रखा है, तो हमारा इक्वेशन 1 अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए PV, तो PV रह जाएगा। अब 2/3 की जगह पर 2/3 लिखे। अब के ई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई। के ई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई। बट क्या कहता है, PV इक्वल टू होता है RT। क्या होता है, PV इक्वल टू होता है RT। अब समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक आइडियल गैस के लिए क्या जानते हैं कि PV इक्वल टू होता है nRT। एक आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, PV इक्वल टू होता है nRT। ये कब होता है, जब n मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है तब। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, इसीलिए क्या करेंगे, PV इक्वल टू ले लेंगे RT। ये ले लेंगे, ठीक है, PV इक्वल टू RT। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो हमारा क्या हो गया, PV इक्वल टू RT फॉर एन आइडियल गैस। ये बात हम लोगों ने समझाया। अब क्या होगा, देखिए इस PV की जगह पर हमने लिखा है RT, ठीक, इक्वल टू 2/3 E, यहाँ पर रहने दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि ई कैलकुलेट किया। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ई कैलकुलेट किया। तो ई को जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रॉस होके 3/2 यहाँ पर आ जाएगा और RT रह जाएगा, यानी कि ई इक्वल टू हो जाएगा 3/2 RT, ठीक है। अब चूंकि सिंस R इज कॉन्स्टेंट, हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर क्या है, R क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसीलिए ई हो जाए, ई क्या हो जाएगा, ई के जगह पर ई, ठीक है, और इक्वल टू हटाने के बदले इक्वल टू और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब क्या कहता है, दैट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इस रिलेशन से हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा किसी भी गैस का, किसी भी आइडियल गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर का। बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब हम लोग आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। क्या, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, जिसमें पहला लॉज है बॉयल्स लॉज। क्या है, पहला लॉज हमारा है बॉयल्स लॉज,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बॉयल्स लॉज को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है वी नो दैट E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी हमने रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर निकाला है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके टेम्परेचर का। तो वही हमने लिखा क्या, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब क्या कहता है कि 1/2 mn/u²। तो E इक्वल टू 1/2 mn/u² होता है, इसके पहले हमने समझाया था। अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि 1/2 mn/u² लिख दिए। अब जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इसके बदले में हम लोग बराबर लिखते हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बदले में क्या आता है, कोई एक कांस्टेंट लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया है k'। तो यहाँ पर हो गया k'(t). ठीक है, वेयर k' इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर k' क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। अब चूंकि हम लोग इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ke काइनेटिक एनर्जी। इतना बराबर ke लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि हमने पहले ही समझा चुका है कि कैसे इतना बराबर ke होता है। ठीक है, इतना बराबर ke लिख दिया इक्वल टू k'(t). इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन तो हम लोग पहले से जानते ही हैं, क्या होता है, PV इक्वल टू 1/3 mn/u²। बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड। ठीक है, अगर इसको हम लोग काट देते हैं तो फिर से वही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2/3 इंटू 1/2 mn/u²। ठीक है, अब क्या कहता है, PV इक्वल टू 2/3। अब इतना इक्वल टू क्या होता है, ke, जैसे कि हमने पहले समझाया, यहाँ पर भी लिखा इतना बराबर ke। ठीक है, तो इतना के इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ke। तो यहाँ पर क्या हो गया, PV इक्वल टू 2/3 ke। समझ में आ गया। इतना इक्वल टू क्या होता है, ke, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ke फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ke का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से, तो ke बराबर क्या होता है, kt। समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या किया, PV को PV रहने दिया, 2/3 को रहने दिया। अब ke बराबर क्या लिख दिया, kt। तो ke बराबर क्या होता है, kt फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर भी हमने लिखा है। ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T RHS बिकम्स कांस्टेंट। अब कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर T पर जो RHS होगा हमारा, जो राइट हैंड साइड होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि PV इक्वल टू ये जो हमारा राइट हैंड साइड पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। यानी कि V क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर का। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी कि हमारा बॉयल्स लॉज का कहना है कि जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एज सिंपल एज दैट। तो समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, अब हम अगले लॉज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा है हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्या है, चार्ल्स लॉ। दूसरा चार्ल्स लॉज। तो अभी हमने इससे पहले बॉयल्स लॉज पढ़ा और उसमें हमने एक रिलेशन देखा था, क्या, PV इक्वल टू 2/3 k'(t). हमने इसके पहले बॉयल्स लॉज पढ़ा और उसमें एक रिलेशन हमने निकाला था, क्या, PV इक्वल टू 2/3 k'(t).
वहाँ से हमने डायरेक्ट ये रिलेशन को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग भी निकालते हैं। ठीक है, भी हमने क्या निकाला, भी। अब ये जो p है मल्टीप्लिकेशन, तो इधर से डिवीजन कर दिया, तो 2/3 k-t/p। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये v इक्वल टू 2/3 k-, ये जो p है इसमें क्या t को अलग कर दिया है। ठीक है, कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर 2/3 k-p इज ए कांस्टेंट से k-, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे k-। ठीक है, तो v इक्वल टू इतना को हमने क्या लिख दिया k-, और t के जगह पर t रहने दिया। ठीक है, इससे क्या मतलब निकलता है कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t का एट कांस्टेंट प्रेशर, और यही जो हमारा क्या है चार्ल्स लॉज, ये हमारा क्या हो गया चार्ल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉज कहना क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ का कहना है क्या कि जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। तो बात समझ में आ गई, ये रहा हमारा चार्ल्स लॉज। इसके आगे भी और भी लॉज हैं जिन्हें मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।